गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप सभी का यू चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वहां पे हर लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। और for the listeners of English, we have a Chauhan Classes YouTube channel, and we have a Telegram channel of Chauhan Classes. You can join us on Chauhan Classes Telegram channel, on which we will provide PDF of all the lectures. Okay, so we are going to start our class, है ना। आज हम अपनी क्लास का आरंभ करते हैं और हमारा टॉपिक क्या है? लोकतंत्र एक परिचय, भारत के संदर्भ में, है ना। यानी लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, जिसमें मैंने एक पीछे क्लास ली थी आपकी, जिससे मैंने लोकतंत्र ये राज व्यवस्था और संविधान के बीच में जो रिलेशन था उसको समझाया था, और कैसे राज व्यवस्था और संविधान दोनों भिन्न हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं, ये इस बात पे चर्चा की थी। और संविधान के बारे में जो महत्वपूर्ण संविधान के जो भाग हैं वो सारे पढ़े थे, और उसके बाद हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हमने लगाए हुए थे। चलो, आज हम लोकतंत्र के बारे में जानते हैं और इसकी चर्चा भारत के संदर्भ में ही करेंगे, है ना, जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें क्लियर हो जाए। ओके, चलो चलते हैं। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, लोकतंत्र एक क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन करने की शक्ति एक व्यक्ति में न होकर उसका विभाजन कर अलग अलग निकायों को दी जाती है। यानी जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी राजा की, तो राजा शासन करता था, इसी में सारी शक्तियां निहित होती थी। लेकिन जो राजशाही है, या इसे हम राजतंत्र बोल सकते हैं, एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां होती थी। इस राजतंत्र में जो राजा होता था उसकी शक्तियों का विभाजन करके हमने लोकतंत्र नाम की नई व्यवस्था बनाई। और लोकतंत्र में हमने क्या किया? जो एक राजा के पास सारी शक्तियां होती थी, उन शक्तियों का विभाजन करके 3 निकाय बना दिए, जिन निकायों को हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। जो सारे काम राजा करता था, अब वो जो काम राजा के थे वो तीनों काम काट के उसमें राजा को 3 निकाय बना दिए। यानी कानून बनाने वाला निकाय, जिसे हम विधायिका बोलते हैं, कानून का पालन कराने वाला निकाय, जिसे हम कार्यपालिका बोलते हैं, न्याय देने वाला निकाय, जिसे हम न्यायपालिका बोलते हैं। तो ये काम पहले कौन करता था? राजतंत्र में राजा करता था। लेकिन अब ये काम कौन करता है? अब ये काम 3 निकाय करते हैं। और ऐसी राज व्यवस्था को, ऐसी शासन प्रणाली को, ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी, है ना। चलो आगे चलते हैं। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इसे एक बार पढ़ लेंगे, देन यू विल गेट ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, है ना। आगे चलते हैं। इस तरह से राजतंत्र में जो सारी शक्तियां राजा के पास थी, जो राजा के पास राजतंत्र में सारी शक्तियां थी, अब वो बांट दी गई और नई राजव्यवस्था का जन्म हो गया। किसके रूप में? लोकतंत्र के रूप में, है ना। तो ये चीजें जो मेरा खुद का ये है, कहीं बुक का नहीं है, तो इसमें आप ध्यान रखना, ये बुक में नहीं मिलेगा, तो यहां से पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, चीजें समझ में आ जाएंगी ना। और आगे चलते हैं। अगर हम बात करें लोकतंत्र की स्थापना, या लोकतंत्र सबसे पहले स्थायित्व में कब आया, तो एथेंस, जो कि ग्रीस की राजधानी थी, वहां पे ये व्यवस्था क्लेस्थेनेस ने 3000 वर्ष पूर्व इसका स्थापन किया था। लेकिन क्या हुआ? देखो, अब जो राजा है वो अपनी सारी शक्तियों को क्या खत्म करने की कोशिश करेगा? क्या चाहेगा कि हमें गद्दी से उतार दिया जाए और हमारी जगह लोकतंत्र की स्थापना हो जाए? नहीं उतारेगा। अरे अरे अगर इस बात को और समझना है तो इस तरह भी समझ सकते हो। हरि सिंह नाम के एक इंसान थे, कहां पे? हरि सिंह नाम के इंसान कहां पे थे? हरि सिंह नाम के इंसान थे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के क्या थे? राजा थे, है ना। इन्होंने विलय पत्र पे साइन
जो विलय हो रही थी देसी रियासतों की भारत या पाकिस्तान में, उस विलय पत्र पे साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये राजा थे, तो ये राजतंत्र से खत्म नहीं होना चाहते थे, यानी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र को स्थापन या लोकतंत्र को जगह देना नहीं चाहते थे, है ना। तो इस तरह सारे ही राजा नहीं चाहते थे कि हमारा राजतंत्र है, हम जो गद्दी पे बैठे हैं वो खत्म हो और वो उसकी तरह लोकतंत्र लोकतंत्र जगह में आए, लोकतंत्र की स्थापना हो, है ना। तो क्लेस्थेनिस ने इसका प्रयोग जरूर कर लिया, लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया, है ना। तो आगे देखते हैं सुकरात के बारे में। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो क्लेस्थेनिस का प्रयोग था वो भविष्य में एक व्यापक रूप लेगा। हर देश में अलग अलग तरह के लोकतंत्र प्रज्वलित होंगे या प्रफुल्लित होंगे, है ना। और हर देश के अलग अलग तरह लोकतंत्र होंगे। जैसे भारत का भी एक लोकतंत्र है, इसका जो प्रयोग है या इसका जो प्रकार है वो अलग है, कई और देशों का प्रकार अलग है। जैसे हम चर्चा करेंगे अमेरिका के लोकतंत्र की, है ना। तो आगे चलते हैं। सुकरात एक इंसान थे जिन्हें हम अंग्रेजी में सोक्रेट्स बोलते हैं ना, ठीक। सोक्रेट्स, सुकरात एक इंसान थे जिन्हें अंग्रेजी में हम सोक्रेट्स बोलते हैं। ये इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि देखो लोकतंत्र में होता क्या था। लोकतंत्र में एक चीज होती थी, लोकतंत्र में एक चीज होती थी, क्या होता था कि लोकतंत्र में आप जानते हो लोकतंत्र में क्या होता है। लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, एक अपना प्रतिनिधि या शासन करने वाला इंसान को चुनते हैं। किस प्रक्रिया से? निर्वाचन की प्रक्रिया से। लोकतंत्र में ये काम होता है ना। तो सुकरात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक समुद्र में एक शिप चल रहा है, उन्होंने देश को मान लिया शिप यानी जहाज, एक देश को मान लिया जहाज। अब इसमें बैठे हुए लोगों में कौन इस जहाज को चलाएगा, है ना, यानी कौन इस देश को चलाएगा, उसका अगर निर्वाचन हो जाए तो हो सकता है कि जो इस शिप को यानी जहाज को ना चला पाए उसका निर्वाचन हो जाए। तो ये क्या है? ये गलत है, ये रॉन्ग है। लेकिन इस शिप को चलाना किसे चाहिए? जो सबसे अच्छा शिप चला लेता है, यानी जहाज सबसे अच्छा चला लेता है। सुकरात का ये कहना था कि निर्वाचन के आधार पे जो लोग जिस चीज को डिजर्व नहीं करते या जिस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं, वो उस देश को कैसे चला सकते हैं? वो देश को उसे चलाना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर शिप की, जहाज की चर्चा करें तो जहाज को ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहिए जो क्या करें, उस जहाज को अच्छे से चलाएं। तो निर्वाचन के आधार पे लोगों का सही निर्वाचन नहीं हो सकता। यानी हम देखते हैं कि लोकतंत्र में कोई योग्यता नहीं होती, हमारे नेताओं की कोई योग्यता नहीं देखता ना। तो सुकरात का यही कहना था, अगर योग्य व्यक्ति देश को नहीं चलाएगा तो फिर देश प्रगति कैसे करेगा। तो ये सिप वाला जो कॉन्सेप्ट लोकतंत्र वाला, इसे सुकरात अच्छा नहीं मानते थे, है ना। चलो आगे चलते हैं, बस इतनी चर्चा करेंगे। इस व्यवस्था में लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाने लगा, जिसका पहला प्रयोग कहाँ मिलता है हमें? जिसका पहला प्रयोग कहाँ मिलता है भाई? इसका पहला प्रयोग ब्रिटिश में मिलता है। ब्रिटिश के राजा ने एक लोगों की सुरक्षा के लिए क्या बना दिया? एक मैग्ना कार्टा। क्योंकि राजा क्या करता था? प्रजा का उत्पीड़न करता था, उत्पीड़न, है ना। राजा क्या करता था? प्रजा का उत्पीड़न। अब जो प्रजा है वो क्या चाहती है? वो अपना उत्पीड़न तो नहीं चाहती है, कुछ अधिकार चाहती है। उसे क्या मिले? उसे मिले अधिकार। उसे क्या मिले? उसे मिले अधिकार। और वो अधिकार किसके अगेंस्ट में हो, यानी किसके विपक्ष में मिले? राजा के विपक्ष में। जो राजा उनका उत्पीड़न करता था उसके विपक्ष में उन्हें कुछ अधिकार दिए जाएं, यानी जीवन का अधिकार। राजा कभी भी किसी का जीवन नहीं छीन सकता। पैसे तो राजा जीवन छीन लेते हैं ना, फांसी पे चढ़वा देते थे, कुछ भी करवा देते थे, दीवार में चिनवा देते थे, है ना। तो जीवन का अधिकार अगर मिल गया तो राजा अब उन्हें उनकी जिंदगी ले ही नहीं सकते, है ना। तो इस तरह क्या किया? राजा को सीमित करने की कोशिश की जाने लगी। और इसका हमें पहला प्रयोग कहां मिलता है भाई? बताओ। पहला प्रयोग हमें मिलता है ब्रिटिश में। और जिस दस्तावेज में ये राइट्स लिखे गए थे यानी अधिकार लिखे गए थे उसे क्या बोलते हैं हम? मैग्ना कार्टा, जो कि कब लिखा गया था? 1215 में, है ना। चलो आगे चलते हैं। लोकतंत्र में बदलाव समय के साथ आए और लोकतंत्र को ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए इसमें अलग अलग राष्ट्र ने प्रयोग कर अलग अलग प्रणाली को विकसित किया। यही तो चर्चा कर रहे थे।
क्या कर रहे थे? यही तो चर्चा अभी हम कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? कि अलग अलग देश में अलग अलग तरह के लोकतंत्र विकसित हुए, है ना? लोकतंत्र के अलग अलग प्रकार अलग अलग देशों में विकसित किए जाने लगे, और वहां पे लोकतंत्र की जो प्रणाली थी, सिस्टम था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो भी डिफरेंट था। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, यानी अलग अलग देशों में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट था, और प्रणाली यानी जो सिस्टम था उसे यूज करने का, वो भी कैसा था? डिफरेंट था। तो इन्हीं दोनों पे चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का क्रियान्वयन यानी सिस्टम कैसे डिफरेंट है अलग अलग देशों में, यानी जो लोकतंत्र आया था उसमें ही क्या बदलाव किए गए, क्या इनोवेशन किए गए, है ना? तो इससे डील करेंगे अब हम लोग, है ना? चलो देखते हैं, इसी से हमारे प्रश्न ज्यादा बनते हैं, है ना? चलो, निर्वाचन के आधार पर लोकतंत्र। अब देखो, लोगों को इलेक्ट किया जाता है लोकतंत्र में, यानी डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है? इलेक्शन किया जाता है ना? डेमोक्रेसी में इलेक्शन किया जाता है। अब ये इलेक्शन किया जाता है तो इलेक्शन के आधार पे भी दो तरह के लोकतंत्र निकल के आते हैं। जैसे दो लोग हो गए। अब देखो, मैंने पहले बताया था कि राजतंत्र से हम किधर जा रहे हैं, इसमें अच्छा मैंने लिख भी दिया, क्योंकि लोकतंत्र का राजतंत्र से जन्म हो रहा था, इसलिए इसमें राष्ट्र का प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्र का प्रमुख, और शासकीय कार्यों का प्रमुख, शासकीय कार्यों का प्रमुख कौन होगा? सरकार का प्रमुख, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये दोनों अपना अलग अलग विकास कर रहे थे। देखो, अब राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ जा रहे हो तो राजा अपनी सीट तुरंत तो छोड़ नहीं देगा, लेकिन उसने कहा चलो हाँ, हम शासन आप लोगों पे नहीं करेंगे, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्र के प्रमुख हम ही रहेंगे, और तुम ऐसा करो, शासन करने के लिए एक अपना प्रतिनिधि चुन लो। और उसे क्या बोला गया? उसे बोला गया शासकीय कार्यों का प्रमुख, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार का मुखिया, यानी सरकार का मुखिया, है ना? सरकार का मुखिया, ठीक, इसे सरकार का मुखिया भी। तो राजा ने कहा हाँ, तुम अपना शासक चुन लो जो तुम पे शासन करे, लेकिन वो शासन करेगा मेरे अंतर्गत, यानी हम अपनी गद्दी छोड़ने वाले नहीं है, राजा ये बोला। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजतंत्र से लोकतंत्र की जर्नी कैसे चलती है आगे, है ना? तो अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो चलो भारत के संदर्भ में देखते हैं। इससे पहले देख लें, जिस राष्ट्र में राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत होता है, यानी राजा बना रहा। अब कुछ राष्ट्र तो ऐसे हैं जिनकी प्रजा ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, नहीं तुम्हारी भी सीट नहीं रहेगी, तुम्हारी भी सीट कैसी होगी? निर्वाचित होगी, तुम उसे वंशानुगत नहीं रख सकते। लेकिन कुछ राष्ट्र ऐसे हैं कि चलो ठीक है, जो चल रहा है अच्छा है ना? तो इस हिसाब से दो तरह के लोकतंत्र की परिभाषा निकल के आती है। ऐसे देश जहां पे जो राष्ट्र का प्रमुख है वो कैसा है? वंशानुगत है, वंश के आधार पे चलता है ना? राजा के बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा या उसकी बेटी रानी बन जाएगी, इस तरह। तो उसे, ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं? राजतांत्रिक लोकतंत्र। लेकिन ध्यान रखना, राजतांत्रिक लोकतंत्र में वंशानुगत राष्ट्र का प्रमुख जरूर है, लेकिन सरकार का प्रमुख या शासकीय कार्यों का प्रमुख सरकार ही कर लेते हैं। सरकार का मुखिया या सरकार का प्रमुख क्या है? सरकार का प्रमुख क्या है भाई? सरकार का प्रमुख क्या है? सरकार का प्रमुख यहाँ पे निर्वाचित ही है, सरकार का प्रमुख यहाँ पे निर्वाचित ही है ना? तो यहाँ पे राष्ट्र का प्रमुख जरूर वंशानुगत है, लेकिन सरकार का प्रमुख निर्वाचित है, ठीक। हाँ, जिस राष्ट्र में राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा, अब देखो, मैंने यहाँ पे तो राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित कर दिया, है ना? दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये वंशानुगत, राजा के बाद उसका बेटा राजा या बेटी रानी, इस तरह चलेगा। लेकिन राष्ट्र का प्रमुख कुछ कुछ प्रजा ने कर दिया, नहीं, राजा भी नहीं रहेगा, वो भी निर्वाचन होगा। तो ऐसे देशों को हम, ऐसे देशों के लोकतंत्र को बोलते हैं गणतांत्रिक लोक, है ना? ऐसे देशों को क्या बोलते हैं? गणतांत्रिक लोकतंत्र, है ना? जिसमें राष्ट्र का प्रमुख क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति, जैसे भारत, है ना? राष्ट्रपति। तो लोकतंत्र दो तरह के हो गए, एक राजतांत्रिक जिसमें राष्ट्र के प्रमुख का क्या होगा? चुनाव वंशानुगत होगा,
और उसे राजा या रानी से बुलाया जाएगा, राजा या रानी की पदवी दी जाएगी। लेकिन गणतांत्रिक लोकतंत्र में क्या होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख है उसका क्या होगा, चुनाव होगा और उसे क्या नाम दे दिया जाएगा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारा जो लोकतंत्र है वो कैसा है, गणतांत्रिक लोकतंत्र। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई, है ना, गणतांत्रिक लोकतंत्र, है ना। तो ये थे दो तरह के लोकतंत्र। लोकतंत्र किसके हिसाब से, निर्वाचन के हिसाब से। अगर राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित है तो गणतांत्रिक हो गया, अगर राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित न होके वंशानुगत है तो राजतांत्रिक लोकतंत्र। अगर इसे इंग्लिश में समझना चाहें तो अगर हेड ऑफ द स्टेट तुम्हारा हेरिडिटरी है हेरिडिटरी है तो क्या हो गया, तो हो गया मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या हो गई भाई, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित है, इलेक्टेड है, यानी हेड ऑफ द स्टेट अगर इलेक्टेड है ना, तो इस तरह के लोकतंत्र को क्या बोलते हैं, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर भारत के संदर्भ में बात करेंगे हम तो भारत क्या है, एक हम जानते हैं राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होता है, इसलिए भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र यानी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप निहित है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। क्या चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक चीज निहित क्या है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है यानी सरकार का मुखिया है ना, शासकीय कार्यों का मुखिया है, वो निर्वाचित है दोनों ही केस में, है ना। चीजें आप क्लियर हुई होंगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। एक तरह के लोकतंत्र की चर्चा कर ली, है ना, निर्वाचन के आधार पे। चलो दूसरे तरह की लोकतंत्र की बात करते हैं, शक्तियों के आधार पर लोकतंत्र। तो किसे ज्यादा शक्तियां दे रहे हो आप, किसे ज्यादा शक्तियां दे रहे हो, हेड ऑफ स्टेट को ज्यादा शक्तियां दे रहे हो या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को ज्यादा शक्तियां प्रोवाइड कर रहे हो। तो जहां पे हेड ऑफ स्टेट के पास यानी राष्ट्र के प्रमुख के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं, ऐसे देश को बोलते हैं, ऐसी प्रणाली को बोलते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। और जहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, ऐसी प्रणाली को बोलते हैं संसदात्मक प्रणाली, है ना। ऐसे को क्या बोलते हैं, संसदात्मक प्रणाली। अगर यहाँ पे अंग्रेजी में बात करें तो हम बता सकते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर बात करें ज्यादा पावर्स अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास हैं तो हम बोलेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना, नहीं होनी चाहिए। देखो आगे देखते हैं, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जिसमें राष्ट्र के प्रमुख के पास अत्यधिक शक्ति हो, ज्यादा शक्तियां हो, है ना। शासकीय कार्यों का प्रमुख यानी जो सरकार का मुखिया है, सरकार का प्रमुख है यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसके मुकाबले किसके पास ज्यादा शक्तियां हैं, राष्ट्र के प्रमुख के पास। ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। और ऐसी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है भाई, अमेरिका में पाई जाती है। जानते हो वहां पे सारे काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ भारत में सारे काम करता कौन है, प्रधानमंत्री। लेकिन किसके नाम पे कर देता है, राष्ट्रपति के। मतलब किसका डिसीजन मेनली किसका होता है, डिसीजन मेनली प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। लेकिन किसके नाम पे हो जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं सारे काम। कोई भी संधि हो, युद्ध विराम तो प्रेसिडेंट ही करेगा। कोई भी संधि हो, है ना, किसी भी दो देशों की वार्ता हो, उसमें कोई चर्चा हो, उसमें कोई नई स्कीम लाई जाए, तो सारे ही काम प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री करता है। आप जानते हो सारे ही टूर्स पे ज्यादातर कौन जाता है, प्रधानमंत्री जाता है ना, हाँ, भारत के संदर्भ में। लेकिन अमेरिका के संदर्भ में कौन जाता है, राष्ट्रपति जाता है। तो वहां की प्रणाली कौन सी हो गई, अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई। और भारत में कैसी हो गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो अतः यहाँ पर जो आप देखोगे इस चीज में क्या देखोगे, इस चीज में देखोगे कि जहां पे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स हैं तो रूलर कौन हो गया वहां का मेनली, रियल पावर किसके हाथ में हो गई, रियल पावर हो गई प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, है ना। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में वास्तविक शासक कौन होता है, प्रेसिडेंट। और संसदात्मक व्यवस्था में वास्तविक शासक कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो इसमें जस्ट उल्टा कर लो,
जैसे भारत में वास्तविक शासक तो प्रधानमंत्री है, लेकिन नॉमिनल यानी नाम मात्र का शासक कौन है? नाम मात्र का शासक कौन है? नाम मात्र का शासक राष्ट्रपति है। ये देखो, ये लिखा है ना? नाम मात्र का शासक कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक। तो इस तरह शक्तियों के आधार पे अगर ज्यादा शक्तियां हमने प्रेसिडेंट को दे रखी हैं, प्राइम मिनिस्टर को कम शक्तियां दे रखी हैं, या प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, प्रेसिडेंट है खाली, ऐसे देश की व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल हमें कहां मिलता है? अमेरिका में मिलता है। दूसरी चीज, संसदात्मक लोकतंत्र, जहां पे ज्यादा पावर्स किसे दे रखी है? प्राइम मिनिस्टर को दे रखी है, यानी वास्तविक शासक कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। जैसे भारत में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स न होके किसके पास पावर्स है? प्रधानमंत्री के पास है ना, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इस तरह की व्यवस्था को हम संसदात्मक व्यवस्था या संसदात्मक लोकतंत्र बोलेंगे। तो शक्तियों के आधार पे समझ में आ गया होगा, है ना? अभी इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे बहुत टॉप के, जिनका लेवल अच्छा खासा है। जो आपको समझ में आ गए तो समझ लो ये टॉपिक ही समझ में आ गया, फिर इससे कभी नहीं आप लटकेंगे यहाँ पे इस टॉपिक से। अलग अलग स्तर पर सरकार बनाने के आधार पे, अब देखो भारत में अगर देखोगे तो दो स्तर पे सरकार बनती है, एक केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, और एक राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, है ना? दो स्तर पे सरकार बनती है। अब अगर इन दोनों स्तर पे इक्वल पावर्स दे रखी हो, जैसे केंद्र सरकार को भी उतनी ही शक्तियां दे रखी हैं और राज्य सरकार को भी उतनी ही शक्तियां दे रखी हैं, है ना? तो ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं हम क्या? ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? देखो क्या लिखा है? संघात्मक, है ना? क्या क्या बोलेंगे? संघात्मक। संघात्मक, संघात्मक अंग्रेजी में हम बोल देंगे इसे क्या? फेडरल। ऐसा स्ट्रक्चर कहां पाया जाता है? ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है यूएसए में, यानी अमेरिका में। अमेरिका में जितनी पावर संघ के पास है, केंद्र सरकार के पास है, उतनी ही पावर्स किसके पास है? राज्य के पास। जैसे कि नागरिकता पे कानून कौन बना सकता है? केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। कहां पे? अमेरिका में। भारत पे नागरिकता में कानून कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। तो बताओ, भारत में शक्तियों का विभाजन कर दिया नहीं कर दिया? केंद्र राज्य को कम शक्तियां दी, केंद्र को शक्तियां ज्यादा दे दी। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में शक्तियां किसे ज्यादा दी गई हैं? दोनों को बराबर दी गई, किसी को ज्यादा नहीं दी गई हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? संघात्मक, यानी फेडरल, है ना? तो जहां पे केंद्र और राज्य सरकार, दोनों सरकारों के पास बराबर शक्तियां हों, ऐसे सरकार को, ऐसे देश के लोकतंत्र को संघात्मक लोकतंत्र बोलेंगे या संघात्मक व्यवस्था बोलेंगे, है ना? और जहां पे खाली और खाली कहां पे सरकार बनती हो? केंद्र पे ही, केंद्र पे ही सरकार बनती हो, राज्य में कोई पावर्स ही ना हो या राज्य में सरकार का गठन ही ना होता हो, ऐसी व्यवस्था को बोलेंगे एकात्मक। ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे? एकात्मक, है ना? और इसे अंग्रेजी में हम बोल देते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये कहां का एग्जाम्पल है भाई? ऐसा एग्जाम्पल कहां मिलता है, यानी ऐसा उदाहरण कहां मिलता है जहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी एकात्मक सरकार बनती हो? तो ये कहां है हमारा भाई? इंग्लैंड में, यानी उसे हम ब्रिटेन या ब्रिटिश भी बोल देते हैं, है ना? तो ये हो गया आपका कौन सा? एकात्मक, है ना? अब भारत के संदर्भ में बात करोगे तो भारत में क्या है भाई? एकात्मक है या संघात्मक है? तो इसमें देख लो, भारत में हमें पता है दो जगह सरकार बनती है, एक केंद्र लेवल पे, एक केंद्र स्तर पे, और दूसरी राज्य स्तर पे। बनती है नहीं बनती है? बताओ, है ना? तो देखो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, दो जगह सरकार बन रही है तो स्ट्रक्चर तो संघात्मक हुआ। जैसे अमेरिका में दो जगह सरकार बन रही है तो उनका स्ट्रक्चर कैसा हुआ? संघात्मक। लेकिन क्योंकि अमेरिका में केंद्र पे जो सरकार बन रही है और राज्य पे जो सरकार बन रही है, पूरी पूरी पूर्ण शक्तियां दोनों जगह दी गई हैं, दोनों जगह पूर्ण शक्तियां, यानी जिन विषयों पे कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकती है, उन्हीं विषयों पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार भी बनाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था को हम क्या बोल देंगे? पूर्ण संघात्मक, है ना? लेकिन देखो अब अगर तुम वहीं उसकी बात करोगे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में एक ही जगह तो सरकार बनती है, कहां पे? केंद्र पे।
केंद्र में सरकार बनेगी। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? एकात्मक बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? एकात्मक बोलेंगे, यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे सारी पावर्स किसके पास है? केंद्र के पास। किसी भी विषय पे कौन कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा। लेकिन अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं, बराबर पावर्स हैं कानून बनाने की। तो ऐसी व्यवस्था को पूर्ण संघात्मक अमेरिका की और ब्रिटेन की पूर्ण एकात्मक। लेकिन भारत में क्या है? भारत में दो जगह सरकार तो बनती है, केंद्र पे भी राज्य पे भी, लेकिन ज्यादा शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास। तो भारत एक संघात्मक होते हुए भी हमारे गुण कैसे हैं? एकात्मक हैं, यानी ज्यादा शक्तियां हमने केंद्र को दे रखी हैं, इसलिए गुण हमारे अंदर एकात्मक ज्यादा हैं। लेकिन क्योंकि दोनों जगह सरकारें बनती हैं, राज्य पे भी और केंद्र पे भी, इसलिए हमारी व्यवस्था कैसी है? संघात्मक है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे आ सकता है प्रश्न। आगे चलते हैं। लोकतंत्र जनता की शक्तियों के आधार पर। अब देखो जनता के पास क्या क्या शक्तियां हैं। अगर जनता के पास कानून बनाने की शक्तियां हैं सीधी सीधी, या जनता कानून बनाने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेज रही है ना? जैसे अगर जनता ही कोई कानून बना रही है तब, और जनता अगर अपने प्रतिनिधि को कानून बनाने के लिए भेज रही है तब, तो दोनों के पास शक्तियां कैसी हैं? अलग अलग हैं भाई। प्रतिनिधि के पास, प्रतिनिधि को भेज रही है, या जनता खुद बना रही है कानून। जैसे आप अपने लिए खुद कानून बनाओ, या आप अपने लिए सांसद या विधायक को कानून बनाने भेज दो, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जहां पे जनता के पास पावर्स होती हैं, यानी जनता के पास कानून बनाने की शक्तियां होती हैं, ऐसे जगह को, ऐसे लोकतंत्र को, ऐसी राज्य व्यवस्था को बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बोलते हैं बताओ भाई? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं भाई बताओ? डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, है ना? डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब देखो इससे शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, जनता खुद अपना कानून बना रही है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, है ना? लेकिन देखो ये बहुत जटिल चीज है। किसी भी देश में इतने शिक्षित लोग नहीं हो सकते। पहले तो आपको 100% शिक्षित लोग करने पड़ेंगे, तब वो समझेंगे कानून के बारे में। अब यहाँ पे भारत में देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, उन्हें पता ही नहीं कानून क्या है, तो वो बनाएंगे क्या, है ना? वो पढ़ना नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे? तो ऐसे लोकतंत्र, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत कैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है? तो विश्व में ऐसे लोकतंत्र पाए ही नहीं जाते हैं जो प्रत्यक्ष हों। कुछ ज्यादा गुण कहें तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारे गुण मिलते हैं, तो उसे कभी कभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संज्ञा दे दी जाती है ना? तो जहां पे जनता सीधा कानून बनाए, ऐसे लोकतंत्र को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलेंगे, है ना? और जहां पे जनता अपने किसी प्रतिनिधि को कानून बनाने के लिए भेजे, यानी आप क्या करते हो? एक सांसद का चुनाव करते हो या विधायक का चुनाव करते हो कानून बनाने के लिए, करते हो नहीं करते हो बताओ भाई? ऐसे लोकतंत्र को हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसे दूसरी संज्ञा भी देते हैं, प्रतिनिधि प्रणाली। इसे दूसरा नाम भी देते हैं, क्या? प्रतिनिधि प्रणाली। अब देखो एक बात समझ में आ रही होगी, प्रतिनिधि का मतलब है कि हम किसी प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं अपना कानून बनवाने के लिए, इसलिए इसे प्रतिनिधि प्रणाली भी संज्ञा दी जाती है। और ऐसे लोकतंत्र को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि प्रणाली के लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। अगर अंग्रेजी में बोलें तो हम कह सकते हैं क्या? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या क्या कह सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या भेज रहे हैं हम? अरे भाई रिप्रेजेंटेटिव ही तो भेज रहे हैं कोई अपना, है ना? सांसद या विधायक भेज रहे हैं, ठीक। तो अब देख लो यहाँ पे, यदि जनता अपने कानूनों को खुद से बनाती है तब प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। यदि जनता अपने कानूनों को बनाने के लिए किसी प्रतिनिधि का चुनाव करती है तब ऐसे लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि प्रणाली का लोकतंत्र संज्ञा देते हैं। भारत में क्या है तो समझ में आ गया होगा, हम खुद तो कानून बनाते नहीं है, तो हमारा लोकतंत्र कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या इसे दूसरे नाम से भी जान सकते हैं प्रतिनिधि प्रणाली का लोकतंत्र, यानी प्रतिनिधि प्रणाली भारत में चलती है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अच्छा अब देखते हैं जो राजा, एक बार फिर से आ जाए हम राजा पे ही। तो जो राजा था वही सारे लोगों पे शासन किया करता था, यानी जब राजशाही थी, राजतंत्र था, तो किसका शासन था? व्यक्ति का शासन। किसका शासन था भाई? व्यक्ति का शासन। किसका शासन था? व्यक्ति का शासन। लेकिन हमने इस व्यक्ति की जो मनमानियां थी, प्रजा का उत्पीड़न था, उसे खत्म करने के लिए क्या किया? लोकतंत्र की स्थापना की।
तो लोकतंत्र में जो व्यक्ति शासन करेंगे, जैसे अभी हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की, तो वहां पे कुछ लोगों को चुनाव करके ही तो शासन करने के लिए भेजा जाएगा, जैसे आप भेजते हो, जैसे कि अभी मोदी है ना, इस तरह से वो शासन कर रहे हैं लोगों पे। तो अगर वो अपने मन की ना करने लगे, है ना, इसलिए हमने क्या किया, जो व्यक्ति का शासन था उसे हटा दिया, और हमने क्या, किसका शासन लेके आए, विधि का शासन। यानी जो नरेंद्र मोदी हैं उन्हें भी कानूनों के दायरे में काम करना है, और वो कानून क्या है हमारा, वो कानून है हमारा, वो कानून की किताब है हमारी संविधान, है ना। यानी क्या हुआ, विधि का शासन। अब ये प्रश्न बनता है, भारत में किसका शासन है, व्यक्ति का शासन है, विधि का शासन है? तो सीधी सी बात है भाई, विधि का शासन है। कोई इंसान तो कानून बनाता नहीं है अपने हिसाब से, वो एक विधि यानी संविधान में लिखे हुए उन्हीं कानूनों के अनुसार जो सरकार है वो शासन करती है। सही बात है, नहीं है? तो विधि का शासन बहुत बार पूछा गया है, भारत में किसका शासन है, विधि का शासन है, प्रधानमंत्री का शासन है, राष्ट्रपति का शासन है, तो विधि का शासन है। समझे बात को, नहीं समझे, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो आगे एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, जिसका मतलब है राजनीति शास्त्र से। अभी हम लोकतंत्र देख रहे थे, राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस अलग चीज है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग चीज है ना। तो पॉलिटिकल साइंस जो होती है उसी से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की एस्टेब्लिशमेंट होती है, यानी उसी से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी राज्य व्यवस्था निकल के आती है। लेकिन राजनीति शास्त्र थोड़ा सा अलग है डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेसी में मत मिला देना इसे, है ना। जैसे कि डेमोक्रेसी हो गई, ऑटोक्रेसी हो गई, यानी तानाशाही हो गई, राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, ये राज व्यवस्था के प्रकार हैं, बहुत सारे अलग अलग देशों में चलाए जाते हैं। जैसे कि अगर तानाशाही की बात करें तो तानाशाही कहाँ चलती है, अभी भी तानाशाही है। किम जोंग करता है कहाँ पे, नॉर्थ कोरिया में। तो ये भी एक तरह का राज व्यवस्था है। भारत में लोकतंत्र है भाई, यहाँ पे तानाशाही नहीं है ना। तो अब राजनीति शास्त्र के पिता का नाम अरस्तु है, जो कि बायोलॉजी के भी हैं आपके, है ना। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है। लोकतंत्र के कौन थे, क्लिथेनेस, है ना, जिन्होंने एथेंस में पहली बार लोकतंत्र का प्रयोग किया था, है ना। तो अरस्तु ही पूछे जाएंगे, ज्यादातर राजनीति शास्त्र के लोकतंत्र के बहुत कम पूछे जाते हैं, है ना। आगे चलते हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो राजनीति शास्त्र के पिता कौन है, चाणक्य, जिन्होंने क्या किया था, एक अपनी किताब अर्थशास्त्र लिख के किसे दे दी थी, अपने शिष्य को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसके हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, आगे शासन किया था, है ना। जिसने घनानंद को हरा के और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, नंद वंश को खत्म करके, है ना। तो इस तरह भारत में चाणक्य ने सबसे पहले राजनीति व्यवस्था पे अपनी किताब अर्थशास्त्र लिखी थी, है ना। तो अर्थशास्त्र का तुम्हारी इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसका सीधा और सीधा लेना देना किससे, राज्य व्यवस्था से, है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से। तो भारत में राजनीति शास्त्र के पिता चाणक्य हैं, है ना। आगे चलते हैं। अमेरिका आजाद होने के पश्चात वहां पर नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था, है ना। वहां पे क्या हो रहा था, नस्ल के आधार पे भेदभाव हो रहा था। अब ये नस्ल क्या है, नस्ल समझ लो जरा। जैसे कि सबसे पहले तुम्हारा जो सीन में आया वो कौन था, यानी जो सबसे पहले देश विश्व में शक्तिशाली हुआ वो सारे यूरोपीय देश थे। सबसे पहले शक्तिशाली देश यूरोपीय हुए सब, है ना। तो यूरोप में कौन सा देश सबसे ज्यादा आगे बढ़ा, भाई ब्रिटेन। ब्रिटेन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ, इसलिए उसने बहुत सारे देशों को क्या बना लिया, गुलाम। भारत भी बनाया भाई गुलाम, बनाया नहीं बनाया बताओ, भारत भी बना था गुलाम, किसका, ब्रिटेन का ही बना था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अमेरिका को भी गुलाम बनाया था। और यहाँ पे है अफ्रीका, तो अफ्रीका को भी गुलाम बना लिया था। इसी के ऊपर है आपका यूरोप, यहीं पे ब्रिटेन है, ठीक। अब ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका भी इसका गुलाम है, अफ्रीका भी इसका गुलाम है। तो इसने बहुत सारे लोग यहां से अफ्रीका से उठा के कहां ले गया, अमेरिका में। तो अफ्रीका के लोग काले होते हैं, अमेरिका के लोग गोरे होते हैं, लेकिन वो अफ्रीका से कहां ले गया भाई, अमेरिका में ले गया। और जो भी जिनको भी ले जाता था ये गुलाम होते थे इनके, तो इन पे जबरदस्ती कोड़े मार मार के क्या करवाता था, ब्रिटेन काम करवाता था, कहां पे, अमेरिका के अंदर। तो इन पे ज्यादतियां होती थी, अफ्रीका से जो गए थे अमेरिका में, परेशान किए करा करते थे यूरोपियन, काम नहीं करते थे ये लोग तो मारते थे इन्हें, है ना, खाना खाने के लिए नहीं देते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत से काले लोग कहाँ पे पहुंच गए भाई, अमेरिका में पहुंच गए। और वहां अमेरिका में पहले से कैसे लोग थे, श्वेत यानी सफेद लोग पहले से थे वहां पे, व्हाइट पीपल्स, है ना। तो अब अमेरिका 1776 में आजाद हो गया ब्रिटेन से, लेकिन ये जो काले लोग थे ये वापस थोड़ी ना गए अफ्रीका, ये अमेरिका में ही रहे। तो अमेरिका में एक
द्वेष यानी एक भेदभाव की भावना उत्पन्न हो गई, किसके बीच में? काले लोगों और गोरे लोगों के बीच में, है ना। तो काले लोगों को छोटा और दीन समझा जाने लगा, जिसपे अभी एक जो तुम्हारे पुलिस वाले ने उस पे पैर रख के उसकी मृत्यु भी कर दी थी, है ना, एक काले लोग की। तो वहां पे बहुत सारे पूरे ही विश्व में उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन चले, है ना। तो इस तरह भेदभाव नस्ल के आधार पे, यही दो नस्ल हैं, है ना, काले लोग और गोरे लोग। जैसे भारत में जाति के आधार पे भेदभाव किए जाते हैं, वैसे ही अमेरिका में नस्ल के आधार पे। और नस्ल कैसे उत्पन्न हुई काले और गोरे की, ये समझ में आ गया होगा। ब्रिटेन यहाँ से अफ्रीका से जो लोगों को अमेरिका में ले गया था, वो काले लोग हुए, है ना। तो जब ये बहुत बढ़ रहा था नस्ल के आधार पे भेदभाव, तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक नारा दिया था कि लोकतंत्र में ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। और लोकतंत्र में सबसे प्रमुख कौन होनी चाहिए? जनता होनी चाहिए। जो सरकार है उसे कोई भी ना काले लोगों का पक्ष लेना चाहिए, ना गोरे लोगों का पक्ष लेना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जिसमें शासन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है। और किसका होता है? जनता का ही होता है शासन। तो यहाँ पे भेदभाव की कोई जगह नहीं बचती है। तो इस तरह की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी, है ना। ये परिभाषा उनकी बहुत फेमस है, ये स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है। किसका? अब्राहम लिंकन का, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ गए, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, है ना। तो एक संविधान संगत सरकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भारत में या नहीं है? है, बिल्कुल है। तो ये उत्तर होगा नहीं मेरा। अगला ऑप्शन, लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिल्कुल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो ये भी नहीं होगा। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ मैन तो है नहीं, रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ, रूल ऑफ मैन तो है नहीं, जिसकी हमने चर्चा की थी। व्यक्ति का शासन नहीं है, विधि का शासन है यानी रूल ऑफ लॉ है। तो ऊपर वाले तीनों सही हैं, लेकिन हमारे यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ पार्ट, यानी भारतीय लोकतंत्र में सत्तावादी सरकार नहीं। ठीक, चलो भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है भारत के संदर्भ में, है ना। तो संघीय नीति, संसदीय पद्धति की सरकार, राष्ट्रीय, हाँ चलो संघीय नीति तो हमने देखा, राज्य, केंद्र और राज्य दोनों पे सरकारें बनती हैं, है ना। तो संघ तो हो गया भाई, केंद्र पे भी सरकार बनेगी, राज्य पे भी, तो हमारा रूप तो संघात्मक है, तो संघीय नीति है। संसदीय पद्धति की सरकार यानी हाँ आपने देखा था संसदात्मक है भारत की सरकार, है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया में। और फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, फेडरल स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अगली चीज देखते हैं, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। तो ये कुछ गलत है ना। नेशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनल फॉर्म ऑफ सिस्टम, ये कुछ नहीं है। तो यही है इसका उत्तर फिर, है ना। नहीं पूछा था उसने। तो भारत में इस तरह की कोई चीज नहीं है राष्ट्रीय पद्धति की सरकार, है ना। लेकिन हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, ये भी सही है। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, है ना। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझते होगे, यानी जो सरकार है, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, समझे ना। लोगों का धर्म होगा, व्यक्तिगत धर्म तो होगा, जैसे मोदी का धर्म है, लेकिन मोदी सरकार का धर्म कोई नहीं होगा, है ना, इस तरह। तो धर्मनिरपेक्ष हो गया राज्य हमारा, है ना, क्योंकि सरकार का कोई धर्म नहीं है। आगे चलते हैं, भारतीय राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो भारतीय राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण बताने हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है। सर्वोच्च होता है, अच्छा सर्वोच्चता, यहाँ पे ये होगा सर्वोच्चता भारत की जनता में निहित है, ये तीनों सही है। यह एक एकीकृत शक्ति है, ये गलत है। अच्छा तो ये जस्ट उल्टा लिखा है यहाँ, भारतीय राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण नहीं है, नहीं होगा यहाँ पे, है ना, नहीं है। तो यह एक एकीकृत शक्ति नहीं है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? लास्ट वाला, है ना, ऊपर वाले सारे हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से किस बात में भिन्न है? तो ब्रिटिशर्स से हम, ब्रिटिश प्रणाली है जो, उससे किस बात में भिन्न है? तो देखते हैं, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, हाँ बिल्कुल होती है, उनके यहाँ भी होती है। राजा भी होता है, उनके यहाँ राजा होता है,
और उनके यहाँ प्रधानमंत्री पीएम भी होता है। और हमारा राजा कैसा होता है? नाम मात्र। उनके यहाँ, है ना, राजा कैसा होता है? नाम मात्र होता है। और पीएम कैसा होता है? वास्तविक होता है। किनके यहाँ? अरे ब्रिटिशर्स के यहाँ वास्तविक नहीं होता, बताओ, है ना। इस तरह की प्रणाली कहाँ पे होती है? इस तरह की प्रणाली ब्रिटिश में होती है। और यहाँ पे भारत में देखें तो प्रेसिडेंट कैसा होता है, यानी राष्ट्रपति कैसा होता है? नाम मात्र का, नॉमिनल। राष्ट्रपति कैसा होता है? नाम मात्र का, यानी नॉमिनल। और पीएम हमारा कैसा होता है? पीएम हमारा होता है रियल। रियल पावर सारी किसके हाथ में होती है? पीएम। और प्रेसिडेंट के हाथ में कैसी होती है? नॉमिनल, यानी नाम मात्र। वास्तविक शासक कौन होता है भारत में? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो दोनों होती है वही कार्यपालिका। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, तो बिल्कुल सही बात है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली भी एक जैसी है, ब्रिटिश में भी है और भारत में भी है, और ये भी ब्रिटिश में भी है, भारत में भी है। तो इसका आंसर ये मत समझ लेना। किस बात में भिन्न है पूछा है, तो ये सेम है, ब्रिटिशर्स का है जो, वो हमारा है। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो सरकार है ना, जो मोदी सरकार है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? इस सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति, यानी लोकसभा के प्रति, है ना। लोकसभा के प्रति इसका सामूहिक उत्तरदायित्व है सरकार का। ऐसा ही कहां पे भी है? ब्रिटेन में भी है। तो ये भी भाई मैच करता है ब्रिटेन से। अगला, द्विसदनीय विधायिका। बिल्कुल द्विसदनीय विधायिका है, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। वहां पे भी ऐसा ही सिस्टम है। कहां पे? ब्रिटेन में। तो ये भी मैच कर रहा है। उसने पूछा क्या मैच नहीं करता है ब्रिटेन से, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति या न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली मैच नहीं करती है। किससे? ब्रिटेन से। यानी ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली नहीं है। और ये न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली कहां से ली गई है? ये ली गई है तुम्हारी यूएसए यानी अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली का मतलब है रिव्यू, यानी जुडिशियल रिव्यू, है ना, जुडिशियल रिव्यू। तो समझ लो भाई थोड़ा सा, है ना। तो ये क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू है क्या, उसे देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखो, जुडिशियल रिव्यू है क्या तुम्हारा? जुडिशियल रिव्यू है कि अगर विधायिका यानी लेजिस्लेचर यानी विधायिका ने कोई लॉ यानी कानून बना दिया, ठीक, अब उसने बना दिया कोई गलत कानून, जैसे कि आप हमेशा पैदल चलेंगे, कोई भी वाहन यूज नहीं कर सकते, तो ये कानून तो गलत है भाई, लेजिस्लेचर ने बना दिया फिर भी। अब दूसरा आया एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। अब ये इस कानून को, पैदल चलने वाले कानून का पालन कौन कराएगा? इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा भाई। कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा, है ना। अब जो पैदल चलने वाले कानून का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। तो पालन करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का। मान लो ये तुमने मार तोड़ के डंडे वंडे बजा के पुलिसमैन आपको पालन भी करा रहे हैं इसका, लेजिस्लेचर ने बनवा भी दिया, लेकिन ये तो गलत है, तो आप क्या करेंगे फिर? मानेंगे क्या बात को? नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे? हम चले जाएंगे कहां पे? हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। हम किसके पास, किसके शरण में जाएंगे भाई? हम जाएंगे न्यायपालिका की शरण में। न्यायपालिका क्या करेगी? इस कानून की समीक्षा करेगी या इस कानून का पुनर्विलोकन करेगी, देखेगी कानून सही है या गलत है। अगर गलत है तो खत्म कर देगी, सही है तो आपको वापस भेज देगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन। समझ में आई बात? तो ये हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया है ना। ये तुम्हारा ब्रिटिश में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, समझे ना। तो आंसर की अगर बात करें तो हम बता देते हैं भाई, आंसर क्या है हमारा? आंसर है फोर्थ पार्ट, ठीक, हटा देते हैं। चलो आगे चलते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कहां का था? यूएसए का। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। राजनीति दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। जो राजनीति दल है ना, पार्टीज जो इलेक्शन लड़ती हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इसे बोला है लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। लोकतंत्र अगर चलना है तो पार्टीज को होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, लोकतंत्र बिना पार्टीज के कैसे संभव है? संभव ही नहीं है।
है ना, क्योंकि उन्हें ही तो इलेक्ट करके हम भेजेंगे। पार्टीज तो होनी ही चाहिए लोकतंत्र में। दूसरी चीज, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। क्या ये सही बात है? अगर खराब शासन होता है तो हम किसे भला बुरा कहते हैं? ओबियस सी बात है, पार्टीज को ही कहते हैं। अगर कोई गलत काम हो जाए तो हम बीजेपी को ही कहेंगे, और किसे कहेंगे? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी ना कहेंगे कि गलत शासन कर रहे हैं ये लोग, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल, है ना। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी है ना। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है भाई, बताना। संविधान लिखित है, तो प्रजातंत्र का संविधान का क्या लेना देना? कोई नहीं। यहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो प्रजातंत्र का मौलिक अधिकार से क्या लेना देना? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, तो इसी से सब लेना देना है। तो प्रजातंत्र इसलिए है क्योंकि जनता रूल कर रही है ना, है ना, बिल्कुल। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, तो उससे क्या लेना देना। आगे चलते हैं। गणतंत्र की अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन एक नहीं है ना। निम्न में से कौन एक नहीं है? तो गणतंत्र की अवधारणा, राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव, तो बिल्कुल गणतंत्र में चुनाव होता है। राष्ट्र का प्रमुख नाम मात्र एवं वास्तविक दोनों हो सकता है, तो हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, देखा हमने, है ना। गणतंत्र होने के लिए उस देश को लोकतंत्र होना आवश्यक है, तो ऐसा जरूरी है लोकतंत्र होना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट। लोकतंत्र होने की आवश्यकता जरूरी नहीं है, गणतंत्र ऐसे ही हो सकता है, बिना लोकतंत्र ना हो तब भी गणतंत्र, क्योंकि अगर राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? अब राजनीतिक सत्ता, है ना, जो रूल कर रहा है, वो मेन कौन है? मेन रूलर कौन है? इंडिया का मेन रूलर कौन है? राजनीति सत्ता का भारत में मेन रूलर कौन है? तो मेन रूलर की हमने बात की थी। अब देखो सब कुछ लिखा, जनता, संसद, राष्ट्रपति, संविधान है। रूल किसका चलता है? संविधान का चलता है, किसी का नहीं चलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है? क्या होगा इसे पीछे करते हैं हम लोग। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल है, क्यों नहीं? भारत एक संप्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। संप्रभु सत्ता संपन्न, या संप्रभुता भी बोल देते हैं, या संप्रभु भी बोल देते हैं, है ना, संप्रभु, तो बिल्कुल संप्रभु भी है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल लोकतांत्रिक समाज भी है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल कल्याणकारी राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। चारों सही है। अब देखो यहाँ पे समझ लो, संप्रभु या संप्रभुता का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये इंडिया की बाउंड्री है, इसमें ये इंडिया है हमारी, और इसमें गवर्नमेंट है। अब इंडिया से कहीं चाइना की लड़ाई हो जाए, तो चाइना पे अटैक करने का डिसीजन किसका होगा? इंडियन गवर्नमेंट का होगा, या इंडियन गवर्नमेंट किसी से पूछेगी? जैसे अमेरिका की सरकार से पूछना पड़ेगा क्या कि हम चाइना पे अटैक करें या ना करें, है ना, या पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा? उससे तो वैसे भी नहीं पूछेंगे, है ना। तो अमेरिका से पूछना थोड़ी ना पड़ेगा, हम खुद अटैक कर देंगे भाई। तो हम संप्रभु हो गए, मतलब हम अपने डिसीजन किसी से पूछ के नहीं, खुद से लेंगे। तो हम कैसे राष्ट्र हो गए? संप्रभु, यानी संप्रभुता, संप्रभु सत्ता संपन्न राष्ट्र कौन हो गए? हम हो गए, है ना, बिल्कुल। आगे, लोकतांत्रिक तो समझते ही हो, लोकतांत्रिक समाज है। कल्याणकारी का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी का मतलब वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? लोगों का कल्याण हो, ऐसी सरकार बने, ऐसा देश हो जिसमें लोगों का कल्याण हो। तो भारत में क्या हमारा संविधान ये नहीं बोलता है कि हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है? बोलता है ना, बहुजन हिताय और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। क्यों भाई? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, बहुत से लोगों को सुख मिले और बहुत से लोगों का हित हो, ऐसे ही देश को हम क्या बोलते हैं? कल्याणकारी राज्य। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है नहीं है? बताओ, बिल्कुल है ना। तो इसके सारे ऑप्शन सही है हमारे। ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता बतानी है। तो देखो, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो देखो क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव होती है,
दूसरी विधायिका यानी लेजिस्लेचर होती है, और तीसरी जुडिशियरी यानी न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, है ना। तो ओके ओके, विधायिका, है ना। चलो ये तीन हो गई। अब देखो, जो देश अध्यक्षात्मक प्रणाली को लेता है उसमें क्या होता है, ये तीनों सेपरेटेड होते हैं। न्यायपालिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगी और विधायिका क्या होगी, अलग होगी। तीनों अलग अलग होगी, तीनों शक्तियां अलग अलग होगी, तीनों को एक दूसरे से मतलब नहीं होगा। लेकिन जिसमें संसदात्मक व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, कार्यपालिका और न्याय और विधायिका दोनों मिली हुई होती है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों का एक दूसरे से संबंध होता है। तो अगर विधायिका खत्म होती है, मतलब अगर सरकार गिरेगी तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों क्या हो जाएंगी, भंग हो जाएंगी, दोनों खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर यहां पे सरकार गिरेगी तो यहां पे देखो, व्यवस्थापिका का यानी विधायिका का अंग भंग नहीं होगा, कार्यपालिका का होगा। अध्यक्षात्मक की बात कर रहे हैं, अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका अगर खत्म हुई तो विधायिका भंग ही नहीं होगी, विधायिका चलती रहेगी, यानी व्यवस्थापिका चलती रहेगी। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर सरकार गिरी तो कार्यपालिका और न्याय विधायिका दोनों गिर जाएंगी, है ना। तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, तो वहां पे अगर कार्यपालिका भंग होती है तो विधायिका चलती रहती है। और न्यायपालिका का तो दोनों से संबंध नहीं, संसदात्मक में भी न्यायपालिका अलग होती है बिल्कुल, है ना। और इसमें तो अलग होती है, इसमें तो तीनों ही सेपरेटेड होती है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका जरूर एक दूसरे से संबंधित होती हैं, अगर एक गिरी तो दूसरी चली जाएगी। लेकिन न्यायपालिका यहां भी नहीं जा सकती, न्यायपालिका यहाँ पे सेपरेटेड है, समझे बात को, हाँ बिल्कुल। तो इसमें उपरोक्त सभी अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सभी इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति ही होगा, ओबियस सी बात है। यहाँ पे सारी जो पावर्स हैं वो किसे दे दी गई है, राष्ट्रपति को। अध्यक्षात्मक में हमने चर्चा की थी। अगला, राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। हमारे यहाँ मंत्री परिषद कौन बनाता है, पीएम बनाता है। पीएम ही तो भाई इलेक्ट करता, पीएम ही तो चूज करता है, पीएम ही तो अपने चयन करता है। किसका, रक्षा मंत्री कौन बनाता है बताओ भाई, पीएम जिसे बनाना चाहे उसे रक्षा मंत्री। अरे वित्त मंत्री कौन, किसे चूज किया जाता है, किसके द्वारा चूज किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना। सारे ही पोर्टफोलियो, सारे ही जो मेन जो आपके पोर्टफोलियो होते हैं, वित्त मंत्री का, रक्षा मंत्री का, रेलवे मंत्री का, है ना, विद्युत मंत्री या खेल मंत्री, इस तरह के सारे ही क्या दिए जाते हैं, अलग अलग। सभी के पोर्टफोलियो कौन चूज करता है, प्राइम मिनिस्टर। भारत में किसके पास शक्ति है, प्रधानमंत्री के। लेकिन अगर अमेरिका की बात करो तो वहां पे किसके पास शक्ति है, राष्ट्रपति के पास। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति अपना मंत्रिपरिषद चुनता है, लेकिन संसदात्मक व्यवस्था में कौन चुनता है भाई, प्रधानमंत्री चुनता है ना। चलो आगे चलते हैं। संवैधानिक सरकार वह है, संवैधानिक सरकार कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, जो राज्य की सत्ता के हित में, अब देखना यहाँ पे शब्दों से खेला गया है, राज्य की सत्ता के हित में, जो सत्ता है, जो रूलर है, उसके हित में व्यक्तियों पे प्रतिबंध लगाया जाए, ये तो गलत बात है ना। लोकतंत्र क्या होता है भाई, लोकतंत्र में लोगों को सुरक्षित किया जाता है, लोगों पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। सरकार पे प्रतिबंध लगा सकते हैं, है ना, तो लोगों पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। किस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सत्ता, जो सत्ताधारी है, जो शासन कर रहा है, उस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो मतलब कि पहला तो गलत है हमारा। दूसरा देखें, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए, है ना, राज्य की सत्ता पे प्रतिबंध लगाया जाए, समझे बात को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल, तो है ना, सत्ता पे प्रतिबंध लगाओ, जो व्यक्ति है वहां पे, जो जनता रह रही है उस पे प्रतिबंध लगाओ, है ना। चलो आगे, भारत में संघीय व्यवस्था को संबंधित
से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें कौन सा सही है? भारत की राज्य व्यवस्था संघीय है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? दोनों जगह सरकार बनती है, केंद्र पे भी और राज्य पे भी, दोनों लेवल पे। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, बिल्कुल। बहुत सारा जो है एकात्मक झुकाव है, हमारे में बहुत सारे जो कानून है, यानी ज्यादा शक्तियां हमने केंद्र सरकार को दे रखी हैं, इसलिए हमारे व्यवस्था में एकात्मक झुकाव ज्यादा है, यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बहुत सारे लक्षण मिलते हैं भारत सरकार में, है ना। लेकिन दोनों जगह सरकार बनती है तो संघीय तो हुआ, लेकिन हमने शक्ति किसे ज्यादा दे रखी है? केंद्र को। तो मिश्रण किसका ज्यादा? एकात्मक, यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है, बिल्कुल नहीं भाई। संघ जिसपे बना सकती है उस पे राज्य नहीं बना सकता कानून, है ना। तो संघ को ज्यादा शक्तिशाली किया है, तो 1 और 2 सही होंगे, ठीक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही बताना है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, तो भारतीय संविधान क्या अध्यक्षात्मक है? बिल्कुल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया भाई। अगला, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। अरे भारत राजतंत्र ही नहीं है तो नाम मात्र की बात ही खत्म कर दो। भारत एक कुलीन तंत्र है, बिल्कुल नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल, है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, ये पूछ रहा है वो, है नहीं पूछ रहा है, ठीक। तो कल्याणकारी राज्य है भारत, बिल्कुल है। समाजवादी है, बिल्कुल है। समाज सेवक, समाजवादी राज्य कौन सा होता है? जो समाज की सेवा करे, वो समाजवादी राज्य होता है ना। राजनीतिक समानता है भारत में, बिल्कुल है। कोई भी वोट डालता है, लेकिन उसके लिए हमने नियम बना रखा, 18 साल के ऊपर वाले ही डालेंगे, हाँ। और कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, तो राजनीतिक समानता भी है, बिल्कुल, है ना। और हमारे यहाँ क्या नहीं है भाई? साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, समाजवादी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कौन सी है? सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भाई, कम्युनिस्ट नहीं है। और ये कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, साम्यवादी सरकार कहाँ है हमारी? चाइना। वहां लोगों की नहीं सुनी जाती है, सत्ता की सुनी जाती है। तो हमारे यहाँ लोगों की पार्टी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन सरकार थोड़ी ना कम्युनिस्ट। भारत कम्युनिस्ट को नहीं सपोर्ट करता, समाजवाद को सपोर्ट करता है। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? भारत के संविधान का संघीय लक्षण, फेडरल फॉर्म ऑफ, फेडरल स्ट्रक्चर को कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है ना। मतलब अब देखो, फेडरल का मतलब समझना, संघीय फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब संघ को, यानी केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति नहीं दी गई है किसमें, ये पूछने की कोशिश कर रहा है वो, है ना। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, बिल्कुल। संघ का मतलब ही होता है भाई, 2 जगह शक्तियों का बंटवारा हो जाए, केंद्र और राज्य के बीच में, तो बिल्कुल ये तो है नहीं। कौन सा है? पूर्ण रूप से लिखित संविधान, अरे ये तो है ही पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, यही है हमारा ऑप्शन। अब देखो आगे देख लेना, इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है, क्योंकि ये किसमें आ जाता है? संविधान हमारे यहाँ है ही लिखित रूप में, और स्वतंत्र न्यायपालिका है ही, लेकिन इकहरी नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि नागरिकता का जो प्रावधान है वो किसे हमने बनाने के लिए दिया है? केंद्र को। केंद्र के पास सारी शक्तियां हैं कि नागरिकता के लिए कानून कौन बनाए? केंद्र। राज्य नहीं बना सकता। अगर यहाँ पे राज्य भी बना देता, दोनों कानून बना देते, केंद्र और राज्य, नागरिकता के लिए, तो संघीय लक्षण हो जाता। क्योंकि यहाँ पे कौन बना सकता है कानून नागरिकता के लिए? केंद्र। तो ये संघीय लक्षण नहीं होगा। फिर वो ये कैसा लक्षण होगा? एकात्मक, है ना। बिल्कुल एकात्मक लक्षण होगा। समझ में आई होगी बात। देखो ये दोनों ऑप्शन तो तुम्हारे लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब इससे मतलब नहीं है, वो तो रख दिए गए हैं तुम्हारा दिमाग समझने के लिए, तो तुम तीसरे पे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। तो ये थोड़े टिपिकल ऑप्शन बनाए गए हैं यहाँ पे, है ना। ये दोनों तो समझ में आ जाएंगे। इकहरी नागरिकता संघीय लक्षण है ही नहीं, वो तो एकात्मक का रूप है, क्योंकि अगर केंद्र ही बना सकता है खाली, तो ये एकात्मक हुआ ना। केंद्र और राज्य दोनों बना ले तो संघात्मक हुआ, है ना। तो संघीय लक्षण नहीं है भाई नागरिकता। किसने कहा था लोकतंत्र शासन, लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा होता है? तो हमने अभी बात की थी किनकी? अब्राहम लिंकन की और जॉर्ज वॉशिंगटन, है ना। ये कौन है? अमेरिका के प्रथम
राष्ट्रपति है ना, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक। भारत भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली कैसी है? लोकतांत्रिक प्रणाली भारत की कैसी है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली बिल्कुल है, प्रतिनिधि प्रणाली बिल्कुल है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो इसका आंसर चौथा वाला ऑप्शन होता है। ये हमने चर्चा कर ली है। अब अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि क्या होती है। आगे, विश्व में छोटा संविधान किस देश का? अमेरिका का। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अब तो 395 थे, अब तो कितने हो गए? 470। और अमेरिका के संविधान में कितने? 7 है, तो छोटा हो गया। अमेरिका की शासन प्रणाली कैसी है? अमेरिका की शासन प्रणाली कैसी है? अध्यक्षात्मक। अब तो इसमें सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, लोकतांत्रिक अध्यक्षात्मक, लोकतंत्र है वहां भी, है ना, तो दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक। संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय नहीं है। कैसा है? अध्यक्षात्मक है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेकंड पार्ट, है ना, संवैधानिक राजतंत्र तो है ही नहीं अमेरिका। चलो, इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं और वी विल मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक. आई थिंक यू गाइज enjoy the study, enjoy the topics we are going to keep for you. और हम देखेंगे आगे कुछ अच्छा सा लेके आए आपके लिए. चलो चलते हैं इसी बात से. बाय बाय एंड टाटा. और मैंने पहले ही आपको बता दिया, इस पूरे ही लेक्चर की विद क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है मिल जाएगी. पीडीएफ कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे. वो कहाँ से आप ज्वाइन करेंगे? तो टेलीग्राम पे जाइए और चौहान क्लासेस के नाम से जो बना हुआ है मेरा चैनल, उसे सर्च करिए. देन यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर. ओके, थैंक यू भाई, चलते हैं.